स्वागत है आप सभी का खाद्य एवं फल संरक्षण की इस ऑनलाइन क्लास में, जिसे मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल फूड एंड फ्रूट प्रिजर्वेशन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। आप सबसे मेरा यह आग्रह है कि चाहे जिस माध्यम से आप मेरी इस ऑनलाइन क्लास को एक्सेस कर रहे हों, कृपया मेरे इस YouTube चैनल के पेज पे जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसा करने से जैसे ही कोई नया वीडियो, कोई नई क्लास इस चैनल पे अपलोड होगी, आप तक उसकी सूचना तत्काल और निर्बाध रूप से पहुंच पाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली 2 क्लासों से हमने द्वितीय प्रश्न पत्र सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत प्रथम अध्याय सूक्ष्म जीव परिचय का ही अध्ययन किया है और पिछली 2 क्लासों में हमने सूक्ष्म जीव के जो 3 भाग हैं उनके 2 वर्ग, फफूंद और जीवाणु का अध्ययन कर लिया है। आज की क्लास में हम खमीर के बारे में जानेंगे। तो अध्याय का नाम आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यह अध्याय सेकेंड पेपर सूक्ष्म जीव विज्ञान का पहला अध्याय है। खमीर, जिसे कि प्रकीर्णव भी कहते हैं, अंग्रेजी में ईस्ट कहते हैं, YEAST। यह एक सूक्ष्म जीव है जिन्हें थैलोफाइटा के उपविभाग ब्लास्टोमाइसेटीज या बडिंग फंजाई, जिसको यूमाइसेटीज भी कहते हैं, के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। खमीर और जीवाणु में जो मुख्य अंतर है वो उनके प्रजनन विधि का है, प्रजनन क्रिया का है। खमीर बडिंग के द्वारा प्रजनन करते हैं और जीवाणु फिशन के द्वारा प्रजनन करते हैं। खमीर की कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवाणु की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। खमीर की कोशिकाएं जो हैं वो प्रकृति में सर्वत्र, विशेषकर भूमि की ऊपरी सतह, धूल, फल, उनकी पत्तियां आदि स्थानों पर पाई जाती हैं। खमीर जो है वो कार्बोहाइड्रेट अर्थात शक्कर युक्त घोलों में बड़ी ही सरलता एवं शीघ्रता से अपनी वंश वृद्धि करता है। यदि सूक्ष्मदर्शी द्वारा खमीर को देखा जाए तो वह अंडाकार या वृत्ताकार रूप में दिखाई देता है। यह एक कोशीय होते हैं। इनमें कवक जाल माइसीलियम नहीं होता है, पर्णहरित भी नहीं होता है, यानी कि क्लोरोफिल भी नहीं होता है। अतः अपने जीवन को जारी रखने के लिए इन्हें अन्य पर पदार्थों पर आश्रित रहना होता है। अन्य सूक्ष्म जीवों की अपेक्षा खमीर में किण्वन शक्ति, मतलब कि फर्मेंटेशन करने की क्षमता कहीं अधिक होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपके घरों में रोट बनता है या पुआ बनता है तो घर में क्या किया जाता है, आटे और चीनी को गूंथ के थोड़ी देर के लिए हमारी माँ बहनें छोड़ देती हैं और थोड़ी देर बाद उसमें एक लिसलिसापन आ जाता है, वो थोड़ा स्पंजी हो जाता है। आप सभी ने देखा होगा
या नहीं देखा है तो अब जब कभी घर में कोई त्योहार आएगा, पुआ इत्यादि बनेगा तो आप देखने का प्रयास करिएगा। वो जो स्पंजीपन आ जाता है ना उस गुथे हुए आटे में, या जो एक लिसलिसापन आ जाता है, वो इसी सूक्ष्म जीव के चलते आता है, वही खमीर है। और इसी को आपकी स्क्रीन पे बताया जा रहा है कि इसी कारण गुथे हुए आटे में यदि चीनी मिलाकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो यह उसमें फर्मेंटेशन की क्रिया के फलस्वरूप अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्पन्न कर देते हैं। और इस प्रकार की खमीर को सैकेरोमाइसीस सिर्वेसेई कहते हैं। थोड़ा नाम थोड़ा टेढ़ा है, बायोलॉजिकल नेम थोड़े उच्चारण में थोड़ा मतलब टिपिकल होते हैं। तो उस खमीर को क्या कहते हैं? सैकेरोमाइसीस सिर्वेसेई। और उपरोक्त रासायनिक क्रिया के माध्यम से ही ब्रेड यानी कि डबल रोटी का निर्माण होता है, जो चपाती यानी कि हमारे घर में जो रोटियां बनती हैं उनसे शीघ्र पाचनकारी होती है तथा उसमें सुगंध व पोषक तत्व भी ज्यादा होते हैं। खमीर को मुख्यतया दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो वास्तविक खमीर है और दूसरा जो है वो मिथ्या खमीर है, या इसको औद्योगिक खमीर भी कहते हैं। खमीर की जो वंश वृद्धि होती है ना, उसके लिए ऑक्सीजन और जल का होना परम आवश्यक है। इनके बिना ये अपनी वंश वृद्धि नहीं कर पाएंगे। खमीर आमतौर पर 5 डिग्री से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान पर अपनी वंश वृद्धि करता रहता है, किंतु जो अनुकूल तापमान होता है इनके लिए वो 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य ताप मतलब सूर्य की ऊर्जा से इन्हें किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है, लेकिन यदि 65 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इनको 10 मिनट तक गर्म किया जाए यानी कि ऊष्मोपचार किया जाए तो यह नष्ट हो जाते हैं। अब हम इनकी कुछ महत्वपूर्ण किस्मों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो कि खाद्य एवं फल परिरक्षण की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। तो पहली किस्म जो आ रही है वो है सैकेरोमाइसीज। इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से इस तरह की खमीर सबसे महत्वपूर्ण है। यह फलों के रस को फर्मेंटेशन यानी कि किण्वीकरण करने में मुख्य रूप से उपयोग में आती है। ऐसे डिब्बे जिनमें कि फल रस को रखा गया हो, अगर उनमें जरा सी भी वायु अंदर जा सकती है तो उस दशा में यह खमीर क्रियाशील हो जाते हैं और फलों तथा उनके रस में फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन की क्रिया प्रारंभ कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होती है। साथ ही साथ यह कम पास्तुरीकृत जेली और जैम में भी किण्वन की प्रक्रिया आरंभ कर देते हैं। कम पास्तुरीकृत मतलब कम संसाधित, मतलब कि जितना पकाया जाना चाहिए उतना न पका हुआ। अगर जेली और जैम है तो वह उसमें भी फर्मेंटेशन की क्रिया प्रारंभ कर देती है। इस वर्ग की जो मुख्य किस्म है वो सैकेरोमाइसीस इलिप्साइडियस है, जो कि सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। इसकी कोशिका मध्यम से बड़ी आकार की अंडाकार या वृत्ताकार होती है और प्राकृतिक रूप से यह अंगूर और अन्य फलों में पाई जाती है। यह फर्मेंटेड तरल पदार्थों में मदिरा के समान गंध उत्पन्न करती है। सैकेरोमाइसीस के अंतर्गत कुछ अन्य किस्में भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे सैकेरोमाइसीस सेरेविसी, जो कि किण्वित तरल पदार्थों में बियर के समान गंध उत्पन्न करती है। इसके अलावा सैकेरोमाइसीस सेक तथा सैकेरोमाइसीस मैलाई भी अन्य किस्में हैं जो मदिरा तथा उनसे मिलते हुए
पेय पदार्थों को तैयार करने में उपयोग में आती है। फिर है सैकेरोमाइसीस पास्चुरियनस। यह एक जंगली खमीर है जो कि फर्मेंटेटेड होते हुए, मतलब कि किण्वित होते हुए फलों के रस में पाई जाती है और उनके स्वाद को कड़वा कर देती है। इसके अलावा सैकेरोमाइसीस लुडविगियाई खमीर की जो कोशिका है वो नींबू के आकार की होती है और सेब के सड़ते हुए रस में पाई जाती है। सैकेरोमाइसीस की सामान्य कार्य क्षमता जो होती है वो पहले भी बताया जा चुका है, फिर से सुन लीजिए, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड में सर्वाधिक होती है। अब जाइगो सैकेरोमाइसीस ये क्या है? तो इस तरह की खमीर की वृद्धि का एक विशेष तरीका होता है। इसमें बीजाणु बनने से पहले ही इनकी दो कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं। यह सोयाबीन, सॉस, खांड, बियर और ऑरेंज सिरप में पाई जाती है और इनका उपयोग अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। साइजोसैकेरोमाइसीज ये क्या है भाई? तो यह प्रजाति जो है वो शुष्क फलों, सूखे हुए फलों, शहद आदि में पाई जाती है। अगला हैंसेनुला, यह झिल्ली बनाने वाली जंगली खमीर है जो टोपनुमा बीजाणु पैदा करती है। यह सुगंधित स्टर, मतलब कि सुगंध बहुत अधिक मात्रा में देती है, इसीलिए इसका प्रयोग जो होता है वो सुगंधित वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। कभी कभी अचार पर आप देखते होंगे कि एक सफेद झिल्ली बन जाती है जो कि दिखने में मलाई के रूप में होती है। उस झिल्ली का कारण जो है वो उस अचार में पीचिया नामक खमीर का उत्पन्न हो जाना है, जिसका अगर तत्काल निदान न किया गया, तत्काल उपचार न किया गया तो वह अचार को खराब कर सकता है। मतलब कि यह जो पीचिया नाम की खमीर है यह अचार को खराब कर देती है। अब हम पढ़ेंगे मिथ्या खमीर या सूडोइस्ट के बारे में। तो यह खमीर वास्तविक खमीर के समान बीजाणु को उत्पन्न नहीं करती है, मतलब ये स्पोर्स को उत्पन्न नहीं करती है। फल परिरक्षण उद्योग में यह एक अवांछनीय खमीर है, इनका कोई उपयोग नहीं है क्योंकि यह गंध और गंधलापन उत्पन्न करती है, विशेषतया फलों के रस को सड़ाकर बनाए जाने वाले पेय पदार्थों में, जैसे कि अल्कोहल हो गया, जैसे कि सिरका हो गया। अब टोरूला, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खमीर आते हैं जो कि लाल रंग के होते हैं और उसी लाल रंग के चलते इनको सरलता से पहचाना जा सकता है। एपिकुलेटस, यह जो है वो प्राकृतिक रूप से सड़ते हुए फलों के रस में पाई जाती है। इसकी जो कोशिका है वो छोटी होती है और नींबू के आकार की होती है। यह मदिरा और सिरका में अवांछनीय गंध उत्पन्न करती है। माइकोडर्मा खमीर, यह जो है यह सिरका, मदिरा और अचार को बनाने वाले संस्थानों, मतलब जहां पर इन पदार्थों का निर्माण होता है वहां पर यह पाया जाता है, अधिकता से पाई जाती है। इन खमीर द्वारा, मतलब कि इन मिथ्या खमीर के द्वारा यदि खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार का परिवर्तन न भी किया जाए तो भी यह उन पदार्थों को उपयोग के सर्वथा अयोग्य बना देती है और यदि इनका नियंत्रण न किया गया तो ये निश्चित रूप से अचार और सिरके के लिए हानिकारक साबित होती है। कुछ और जानकारियां हैं। सामान्य रूप से खमीर भी जीवाणुओं की भांति खाद्य पदार्थों के आकार, सुगंध तथा स्वाद को परिवर्तित कर देती है, लेकिन यह एक काम नहीं करती है, यह विष उत्पन्न नहीं करती है जो कि जीवाणु करते हैं, तथा इनका जो मुख्य कार्य क्षेत्र है वो सिर्फ पेय पदार्थों तक ही सीमित है। यह पेय पदार्थों में ज्यादा एक्टिव होती है
और पेय पदार्थों को ही ज़्यादा प्रभावित करती है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियों को आपने आत्मसात किया होगा, आप समझ पाए होंगे मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको। इस वीडियो को आप एक बार नहीं कई बार देखिए। मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उन सभी वीडियोस को बार बार देखिए, बार बार देखिए। एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, कई बार देखिए। वीडियोस को आप YouTube एप्लीकेशन खोलिए, उसमें चैनल पे जाइए और वहां पे डाउनलोड का एक ऑप्शन आता है, वहां पे आप इसको डाउनलोड करके रख लीजिए सारी वीडियोस को। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेटा जो है आपका वो एक ही बार खर्च होगा, न कि बार बार। तो वहां पे आप उनको डाउनलोड करके रख लीजिए और बार बार देखिए। तो चलिए आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान दीजिए, सफाई को मेंटेन करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझसे कमेंट के माध्यम से आप पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद।